साथियों नमस्कार, पराग सिंगल आगरा से हूँ। परिचय मैं उन नए साथियों को लिए अवश्य देता हूँ जो भविष्य में जुड़ेंगे या पहली बार देखेंगे। कर जानकारी नाम से एक पाक्षिक पत्रिका का प्रकाशन कर रहा हूँ जिसमें 17 साल चल रहा है। इसमें मतलब 16 साल पूरे हो चुके हैं, 17वां साल चल रहा है और ये प्रकाशन आगरा से ही है और काफ़ी स्टेट्स में इसके पाठक हैं। व्हाट्सएप पे भी सॉफ्ट कॉपी दी जाती है और हार्ड कॉपी भेजी जाती है डाक से। और साथियों, इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मैं जीएसटी पे विशेषकर और आयकर पे भी, लेकिन विशेष जीएसटी में ज़्यादा समस्याएं आती है, जब ज़्यादा मतलब एडवाइजरी आती रहती हैं, सर्कुलर आते रहते हैं, तो उसके बारे में मैं उनका सारांश आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं और काफ़ी लोग पसंद करते हैं, इंतजार करते हैं। तो मैं बात शुरू करूं तो उससे पहले मैं अनुरोध करूंगा, कृपया वीडियो लाइक कर दें और अपने लोकल ग्रुप्स में साथियों को शेयर कर दें और जिन साथियों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। साथियों, अक्टूबर से चेंजेस आए हैं जीएसटी के कुछ प्रोसीजर्स में, जीएसटीएन में। तो जैसे आपको 2A में जो बिक्री शो होती थी और उसमें जुलाई अगस्त जो 24 से एक नया सिस्टम लगाया था कि हमारी डिमांड थी कि, क्योंकि प्रारंभ में आपको ध्यान होगा जो 17 में जब जीएसटी लागू हुआ था उस समय सेक्शन 38 में सत्यापित करने की व्यवस्था थी, लेकिन अक्टूबर 17 में ही उसको विड्रॉ कर ली गई थी या अनिश्चित काल के लिए उसको पोस्टपोन कर दिया गया था। लेकिन उससे काफ़ी दिक्कतें मिसमैच की वगैरह की आई थी, तो इसमें हमारी बातचीत भी हुई जुलाई के अंदर जीएसटीएन के साथ में और जीएसटी काउंसिल के साथ में भी, और हमने जो डिमांड करी थी तो उसको उन्होंने स्वीकार किया और आईएमएस व्यवस्था लागू करी, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। तो उसमें क्या था कि 3 कॉलम दिए थे उन्होंने, एक्सेप्ट, रिजेक्ट और पेंडिंग। मान लीजिए बिल आपका नहीं है तो उसको आप रिजेक्ट कर दीजिए और अगले महीने का बिल इस महीने आ गया है और आपके अगले महीने इसको क्लेम करना है क्योंकि ई इनवॉइस हाल के हाल आया था ईएमएस में, तो उसको आप पेंडिंग कर दें और जो रेगुलर है उसको एक्सेप्ट कर लें। तो साथियों, उसमें ये था कि 2A बिक्री का विवरण अपलोड की दिखाई पड़ जाता है तो उसको 2B में अपना पे ऑटो पब्लिश कर आ जाता है। अब बहुत से साथी लोग आईएमएस पे ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन अब आईएमएस एक मतलब एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है। तो बिना आईएमएस में आपने एक्सेप्ट, पेंडिंग, रिजेक्ट करने की प्रक्रिया नहीं अपनाते हैं तो वो आगे नहीं बढ़ेगा और एक्सेप्ट करने के बाद में 2B का डाटा 2A में अपलोड करने स्वतः ही प्रदर्शित हो जाएगा, ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा जैसे ही आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, रिजेक्ट करेंगे या पेंडिंग करेंगे। और सेकंड अमेंडमेंट ये है कि R1 में अपलोड की गई आउटपुट लायबिलिटी की त्रुटि या भूल संगत जो करंट टैक्स जो ईयर है, जीएसटी 3B में मैनुअल संशोधित किया जा सकता था, लेकिन नई संशोधन प्रावधानों के अनुसार जीएसटी 3B में आउटपुट टैक्स लायबिलिटी जीएसटी 1 के आधार पर ही स्वतः प्रदर्शित होगी। अर्थात आपको जो पिछली बार जुलाई से इन्होंने R1 है, जीएसटी R1 में उसमें अमेंडमेंट की सुविधा दे दी थी और बेसिक शुरुआत का जो रिटर्न प्रोसेस जो शुरू होता है वो R1 शुरू होता है। तो मान लीजिए R1 में गलती होगी तो वो आगे तक 3B में दिखाई पड़ती रहती थी। तुमने R1 में अमेंडमेंट की सुविधा, ये भूल सुधार की सुविधा दे दी है, तो आप R1 के अंदर जैसे करेंगे तो 3B के अंदर वो अपना रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ऑटो पॉपुलेट होके आ जाएगी। और आपको सेक्शन 34 सब सेक्शन 2 में जो है एक अमेंडमेंट किया गया था लास्ट बजट 25 के जो फाइनेंशियल एक्ट 2025 आया, पारित हुआ संसद से, उसमें डेबिट क्रेडिट नोट जारी करके अपनी जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कम कर सकता था, चाहे क्रेता प्राप्तकर्ता ने, जो रेसिपिएंट है उसने अपनी आईटीसी रिवर्स की हो या ना की हो। लेकिन अब संशोधन कर दिया गया है, विक्रेता का आउटपुट टैक्स लायबिलिटी तभी कम होगी जब रेसिपिएंट या परचेजर जो है उस क्रेडिट नोट से संबंधित आईटीसी को रिवर्सल कर देगा। इस संशोधन का मुख्य कारण यही है कि सेलर और परचेजर दोनों के बीच जीएसटी रिटर्न में एक समानता आ जाए, कहीं भी मिसमैच, जो बहुत फेमस वर्ड हो गया जीएसटी में मिसमैच, वो ना लग सके और धोखाधड़ी जो आजकल चल रही है फर्जी रजिस्ट्रेशन के आधार पर, जो फर्जी आईटीसी वगैरह है, ये इससे रोकथाम लगाने के लिए ये संशोधन किए जा रहे हैं। वो संशोधन ऐसे होते रहेंगे जिसमें
थोड़ी सख्ती भी होगी और थोड़ी सुविधा भी होगी। शक्ति तो कम हो सकती है, शक्ति उन लोगों हो सकती है जो इनका मूल उद्देश्य आईटीसी क्लेम करने का है या फर्जी आईटीसी क्लेम करने का है, लेकिन जो सुविधाजनक से टैक्स लायबिलिटी जमा कर रहे हैं, टैक्स जमा कर रहे हैं, उनके लिए सुविधा ही रहेगी। और एक दिक्कत और आती थी कि आपने रेगुलरली आप मंथली रिटर्न दाखिल कर रहे हैं, जो क्वार्टरली रिटर्न दाखिल कर रहे हैं, और उसमें आपने एनुअल रिटर्न दाखिल किया और उसमें किसी कारण से ह्यूमन मिस्टेक कह लो या कोई भी कारण हो सकता है, अपने आईटीसी आपने क्लेम करने से रह गई। अब वो क्लेम करने से रह गई है तो वो उसको R9 जो एनुअल रिटर्न था उसमें कोई कॉलम नहीं था कि आईटीसी को आप फीड कर सके, लेकिन सरकार ने उसको एक कॉलम बढ़ा दिया है। कॉलम टेबल नंबर 6 के अंदर कॉलम A1 में उसको आपको अपलोड करना होगा, शो करना होगा। सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 के तहत किसी भी फाइनेंशियल ईयर की आईटीसी, किसी भी फाइनेंशियल की आईटीसी का दावा छूट जाने पर अगले वित्तीय वर्ष के नवंबर तक जीएसटी 3B में घोषित कर दावा किए जाने की व्यवस्था लागू प्रभावी है, किंतु अभी तक जीएसटी के वार्षिक रिटर्न R9 में इसके स्पष्ट घोषणा करने की कॉलम नहीं था। अब जो एनुअल रिटर्न का फॉर्म 9 है उसके टेबल 6 के नए कॉलम A1 बढ़ा दिया गया है। उसमें जो 25-26 का जो 24-25 का रिटर्न दाखिल करेंगे दिसंबर 31 दिसंबर तक, उसमें उस कॉलम में स्पष्ट घोषणा कर दें तो आपको भविष्य में रिफंड की जो क्लेम करने की संभावना मजबूत हो जाएगी। तो साथियों, मैं समझता हूं कि आईटीसी की प्रॉब्लम्स काफ़ी है। मेरे बच्चा ही कहूँगा उसको कि मेरा मित्र का लड़का है दुष्यंत गोविल खुर्जा, उसने काफ़ी अंकल एक फर्म की 4-5 साल की आईटीसी रह गई है, क्लेम करने से क्लेम हो नहीं पाई, तो उसमें क्या करूं मैं। तो ये सुविधा मैं समझता हूँ उसके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगी। ऐसे बहुत से साथी हैं जो आईटीसी क्लेम करने से रह गए हैं। एक सुल्तानपुर के ओपी सिंह जी हैं, उनका भी फ़ोन आया था कि साहब इस तरह से रह गई है, कैसे क्या करें। तो मैं समझता हूँ सुविधाजनक हो सकता है, आप आईटीसी क्लेम करें। और नमस्कार, फिर मिलूंगा, फिर नए सब्जेक्ट होगा, बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होगा, आपसे फिर मिलेंगे। जय भारत, जय हिंद।